नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं और सभी व्यक्तियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकली जी के भाई देवेंद्र कुमार त्रिवेदी। आप सभी स्टूडेंट्स का और सभी व्यक्तियों का स्वागत है। आज अपन लेकर चल रहे हैं भारत का सबसे ज्वलंत मुद्दा जिसका नाम है हिजाब। अपन चार चीजें समझने की आज कोशिश करेंगे। नंबर 1, हिजाब होता क्या है, यह है मामला क्या चल रहा है, वर्तमान में क्या सिचुएशन इस पर चल रही है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और अपन देखेंगे कि अपने अनुसार इसका क्या निवारण किया जा सकता है। अपने अनुसार यानी मेरे अनुसार। नेक्स्ट, माननीय न्यायालय और माननीय सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार हो, उनके द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वो सर्वमान्य और मेरे द्वारा मान्य होगा दोस्तों। लेकिन कोशिश करते हैं इस मामले को समझने की। सबसे पहला मामला आता है हिजाब होता क्या है। तो दोस्तों आपके सामने दो फोटो दी हुई है। यह जो पहली फोटो है यह है हिजाब और दूसरा है, इसे आप बुर्का भी कह सकते हो और नकाब भी कह सकते हो। नेक्स्ट, अभी हाल फिलहाल में ऐसा कोई भी मामला अपने भारत देश में नहीं चला हुआ है कि बुर्का और हिजाब इन दोनों में से क्या ज्यादा सही रहेगा। लेकिन कहीं कहीं देशों में बुर्के को बैन करने की बात कही गई है, बैन भी किया गया है अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी रीजन। लेकिन अभी भारत देश में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। चलो इस बात को तो अपन मान लेते हैं, लेकिन वैसे भी मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि ये सरकार का मामला है, धर्म का मामला है। हिजाब पर फिर वापस आते हैं। यह किसी भी प्रकार से आप अगर देखोगे तो गलत नहीं हो सकता है। इसको जो धर्म मानता है, क्लियर, ये धर्म के अनुसार भी सही है और अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी रीजन भी अगर देखना चाहिए तो सिक्योरिटी में भी ये कोई परेशानी नहीं करता है। तो ये होता है दोस्तों पहला नंबर हिजाब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यह मामला कहां से उठकर आया है। तो चलो अब इस मामले पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो जो कर्नाटक राज्य है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में उडुपी जिला है। उडुपी जिले में एक कॉलेज है जिसका नाम है सरकारी गर्ल्स पीयू कॉलेज। सरकारी गर्ल्स पीयू कॉलेज से यह मामला उठकर आया है। चलो अब मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो कॉलेज है, सभी कॉलेज और स्कूल होते हैं, उनके अपने अपने प्रोटोकॉल नियम होते हैं। तो वहां का जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि आप अगर कैंपस में हो तो किसी प्रकार का धार्मिक चिन्ह है या हिजाब है, यह आप पहनकर घूम सकते हो। लेकिन जो क्लासरूम है उसके अंदर हिजाब आप पहनकर नहीं आ सकते हो। यह गर्ल्स कॉलेज के अनुसार, पीयू गर्ल्स कॉलेज के अनुसार कमेंट दिया गया है कि ऑलरेडी जो फॉर्म अपन फिलअप करते हैं स्टार्टिंग में उसी के अंदर प्रोटोकॉल लिखा हुआ होता है। कुछ बच्चियां क्लासरूम में हिजाब पहनकर गई तो टीचर्स के द्वारा उन्हें रोक दिया गया और वहीं से यह मामला उठकर आ गया। उन बच्चियों ने उनका विद्रोह किया कि आप हमें हमारे हिजाब के कारण क्लास में एंट्री क्यों नहीं दे रहे हो। यहां पर कॉलेज प्रशासन का कहना यह है कि हमने ऑलरेडी प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, तो आपको जब यह पता है आप इस प्रकार से आने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और नेक्स्ट, गर्ल्स का यह कहना है कि आप केवल मात्र हमारे धार्मिक एक मान्यता के आधार पर हमें एंट्री देने से कैसे मना कर सकते हो। यह कपड़ा आपका क्या बिगाड़ रहा है। यहां से यह मुकदमा धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, मामला धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और इस प्रकार से यह मामला धीरे धीरे फैलता चला गया। अगर आप यहां पर देखोगे तो प्रत्येक जो बच्ची है उनके पास हिजाब है। यहां पर जो ये है ये मास्क है अकॉर्डिंग टू रीजन ऑफ द कोरोना। अगर कोरोना रीजन से हटा दो तो आपको हिजाब ही हिजाब सब तरफ दिखाई देगा। तो ये होता है रीजन नंबर 2 यानी अपना क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर अपन ने ये देखा है कि हिजाब का वर्तमान में मामला क्या चल रहा है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर कि वर्तमान में सिचुएशन क्या हो रही है। तो वर्तमान में यह माननीय कर्नाटका हाईकोर्ट के पास जा चुका है। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ही पॉलिटिकल की क्लासें आप लेते हो, अपने जो लोअर कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, वहां से जैसे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो यहां पर जज को न्यायमूर्ति के नाम से जानना स्टार्ट कर दिया जाता है। जो न्याय की मूर्ति है भगवान समतुल्य है। तो अब न्यायमूर्ति कर्नाटका हाईकोर्ट के पास जा चुका है। कर्नाटका हाईकोर्ट अब इस पर अपना रिजल्ट सुनाएंगे। धीरे धीरे इस पर मामला चल रहा है। अब कर्नाटका हाईकोर्ट क्या सुनाएंगे उसके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन अब समझना यह है कि मामला क्या चल रहा है उस चीज को समझते हैं। तो यहां पर जो मामला पुटअप किया गया है वो है अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 को। नेक्स्ट, गर्ल्स की ओर से जो वकील किए गए हैं, या मैं ये कहना चाहूं गर्ल्स पक्ष की ओर से जो पेश किया जा रहा है वो अनुच्छेद 25 पेश किया जा रहा है और इधर से जो प्रशासन की ओर से वकील बात कर रहे हैं वो भी अनुच्छेद 25 पर ही कर रहे हैं। यानी ये पूरा मामला अनुच्छेद 25 पर ही चल रहा है।
अब बात करते हैं अनुच्छेद 25 क्या कहना चाहता है। क्या अनुच्छेद 25 बच्चियों को यह स्वतंत्रता देता है कि वो हिजाब पहनकर क्लास में जा सके या अपना धार्मिक चिन्ह पहनकर किसी भी धर्म का व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है? यस, अनुच्छेद 25 यह स्वतंत्रता देता है। क्या अनुच्छेद 25 यह प्रशासन को या राज्य सरकार को स्वतंत्रता देता है कि वो ऐसे नियम बना सकते हैं कि क्लास में आने से पहले कुछ चिन्हों को हटा दिया जाए? क्या ऐसा कोई नियम बनाया जा सकता है? यस, ऐसा भी नियम बनाया जा सकता है अगर आप संविधान को थोड़ा बहुत समझोगे। नहीं तो अगर ये इतना ही आसान काम होता, कर्नाटका हाईकोर्ट को इतना टाइम लगता है कि हाईकोर्ट में जो बैठे रहते हैं वो विधि ज्ञाता होते हैं, संविधान के ज्ञाता होते हैं, संविधान का पूर्ण नॉलेज रखने वाले होते हैं। इसी कारण संवैधानिक अगर कोई मामला होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई अफेयर होता है, वो हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में ही इस कारण जाता है क्योंकि संविधान की व्याख्या ये ही करते हैं और अंतिम व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर ये नॉर्मली मामला होता तो अब तक तो रफा दफा हो चुका होता। दोनों के ही पक्ष सुदृढ़ हैं। बच्चियों का जो पक्ष है, यहां पर जो समुदाय का पक्ष है वो भी सुदृढ़ है और जो अपोजिट तरीके से प्रशासन का जो पक्ष है ये भी सुदृढ़ है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, चलो इसके बारे में समझते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं कि दोनों क्या क्या पक्ष पेश करके बैठे हुए हैं, जिससे आपका माइंड में भी ये चीज क्लियरिटी आ जाए कि जो बच्चियों का पक्ष पेश किया जा रहा है उसमें वो क्या बात कह रहे हैं, प्रशासन अपने पक्ष में क्या बात कह रहा है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा प्रत्येक धर्म को मानने, अपनाने व प्रचार करने की स्वतंत्रता, लेकिन कुछ कंडीशन को देखते हुए। लेकिन पहले इस चीज को समझते हैं। अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब होता है इंटरकनेक्शन। आप अपने मन में किसी भी प्रकार की आस्था रख सकते हो, आपको किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं किया जाएगा कि आपकी भावना किस प्रकार की है। जैसे मेरी भावना है, मैं मानता हूं कि भाई भगवान ऐसा दिखता होगा, जिसका भी समुदाय है वो सोचता होगा कुछ इस प्रकार की आत्मा होती होगी, सभी अपनी अपनी रखते हैं। फिर दूसरा क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को मानने, मुझे लगता है यार मेरा धर्म बहुत अच्छा है, जो भी है मैंने माना। अपनाने, मुझे लगता है और भी अच्छा है, मैंने अपना लिया। तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता, पीसफुली, मैं शांतिपूर्ण तरीके से अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता हूं कि मेरा धर्म ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। कोई अगर मेरे से इंप्रेस हो जाता है तो मैं उसे धर्म परिवर्तन करने का तरीका भी बता सकता हूं, लेकिन फोर्सफुली कहीं पर भी यह काम नहीं किया जा सकता। लेकिन धर्म को मानने, अपनाने व शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार करने की स्वतंत्रता भी कब मिलती है, तीन चीजों को देखते हुए। उससे लोक व्यवस्था में परेशानी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर, जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सदाचार, भारत के किसी भी भाईचारे में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता की भावना में कोई भेद नहीं आना चाहिए। तथा स्वास्थ्य, उससे किसी भी स्वास्थ्य को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो धर्म को मानने की, अपनाने की स्वतंत्रताओं को बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट, यहां पर क्या पक्ष पेश किया जा रहा है, तो जो गर्ल्स हैं उनकी तरफ से जो पक्ष पेश किया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि जब अनुच्छेद 25 साफ ये कहता है धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अपनाने की स्वतंत्रता है, तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने धर्म को मान सकता है, अपने धर्म के अनुसार कार्य कर सकता है, जब तक वह धर्म किसी को परेशान नहीं कर रहा है। हमारे हिजाब पहनने से किसके सदाचार में परेशानी हो रही है, कौन सी लोक व्यवस्था बिगड़ रही है, किसके स्वास्थ्य में परेशानी हो रही है, हम हमारे धर्म को मान सकते हैं, आप कैसे रोक सकते हो। और जो अपोजिट है, प्रशासन है, प्रशासन के द्वारा यह पक्ष पेश किया जा रहा है कि सर इससे दो चीजों में परेशानी हो रही है। नंबर 1, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था में परेशानी हो रही है। अच्छा, लोक व्यवस्था में कैसे, तो अब इसको थोड़ा और आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, जो बच्चों का मन होता है कोरा कागज होता है, बिल्कुल साफ होता है, तभी तो इन्हें भगवान का दूत कहा जाता है। इस पर जैसा आप लिखना चाहो वैसा लिख दो। आप जब अपन क्लास में बैठते थे ना, तब सब एक जैसे दिखाई देते थे। जैसे मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, तो एक सबसे प्यारी ड्रेस हुआ करती थी, नीली शर्ट, खाकी पैंट, ऐसे वर्दी सी लगती थी। जब क्लास में जाते सब ऐसे ही पहनकर बैठे रहते। इस कारण जिंदगी में नहीं पूछा कि भाई साहब आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप उच्च जाति, निम्न जाति, सब एक साथ बैठे रहते, सब एक साथ खेलते, कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, सब एक साथ खेलते, एक साथ टिप्पण रख लेते, सबके में से उठा उठाकर खाने की कोशिश करते थे। ऐसा स्नेह बना हुआ था कि आज आयु की मध्यम अवस्था में आ चुके हैं, आज भी फोन करके पूछ लेते हैं भाई मैं गांव आ रहा हूं, तो वहीं है, तेरे से मिलकर जाऊंगा। ऐसी सहिष्णुता कि कभी भी कोई कह दे तो मरने के लिए तैयार, एक दूसरे के लिए। बच्चों का बचपन का जो प्यार होता है वो अंत तक जाता है। धीरे धीरे अब की उम्र का जो प्यार होता है वो तो स्वार्थ होता है, स्वार्थ सिद्ध, फिर उसके बाद में खत्म है। ये स्नेह है एक दूसरे के प्रति। जब आप किसी क्लास में जाते हो, कक्षा में जाते हो और कुछ समुदाय अलग बैठा हुआ दिख जाता है, तो अगर वह उस समुदाय का व्यक्ति है तो उसी के प्रति
फेथफुल ही रहेगा, उस समुदाय का नहीं है तो उस समुदाय के प्रति फेथफुल नहीं रहेगा। इससे लोक व्यवस्था बिगड़ती है। जो टीचर होता है उसी के नेचर में पक्षपात आता है, बच्चों के मन में पक्षपात आता है, उनके प्रति वो या तो अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, बेकार व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पब्लिक ऑर्डर को परेशानी होती है और पिछले कुछ दिनों से जो ये मामला चल रहा है पब्लिक ऑर्डर पर ही घूम रहा है। यहां तक कि कर्नाटका के हाईकोर्ट के जज ने यह तक कहा वकील को कि पब्लिक ऑर्डर को हमको भी समझाइए, पब्लिक ऑर्डर को कैसे कैसे परेशानी हो रही है। दूसरा, सदाचार, भाईचारे में अभी तक आप समझ गए होंगे कि जब पक्षपात ही हो रहा है तो भाईचारे में भी यहां पर परेशानी हो रही है। तो यहां पर जो प्रशासन की तरफ से पक्ष पेश किया जा रहा है वो सदाचार व लोक व्यवस्था पेश किया जा रहा है, और जो बच्चियों की तरफ से, गर्ल्स की तरफ से पेश किया जा रहा है वह धर्म को मानने का पेश किया जा रहा है। तो इनका भी सही लग रहा है और उनका भी सही लग रहा है। अब माननीय न्यायमूर्ति बताएंगे कि क्या सही है। मैंने मेरा पक्ष पेश किया है, मैं ये नहीं बता रहा हूं कौन सही है कौन गलत है, बस पक्ष पेश किया है। आपको क्या लगता है कि क्या इस कारण से सदाचार व लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर में परेशानी हो रही है? क्या आपको क्या लगता है कि नहीं, इतना धर्म को मानने की स्वतंत्रता ही, इससे शायद परेशानी नहीं हो रही है? मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मुझे पता चल सके कि अपनी यूथ इसके बारे में क्या सोचती है। क्या जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है? संविधान ऐसी बात करता है? तो दोस्तों, संविधान की प्रति मैंने आपकी आंखों के सामने पेश कर दी है। संविधान क्या कहता है, चलो संविधान की प्रति को देखते हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। लेकिन लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, जो प्रशासन की तरफ से पक्ष पेश किया जा रहा है, सदाचार जो प्रशासन की तरफ से पक्ष पेश किया जा रहा है, वह स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता रहेगी तथा मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता रहेगी। तो आर्टिकल 25 सेम टू सेम आपके सामने रख दिया गया है, जिससे आपकी मानसिकता में पता चले कि वर्तमान में बात क्या चल रही है। बच्चियां कहती है धर्म को मान सकते हैं, वो कहते हैं पब्लिक ऑर्डर एंड सदाचार। फिर आगे की बात आती है, सर आपने कहा कि सरकार नियम बना सकती है क्या? क्लियर, क्या सरकार के पास ऐसा कानून है कि सरकार धर्म से रिलेटेड अन्य भी नियम बना सकती है? यस, यह बात कहता है अनुच्छेद 25 का पोर्शन नंबर 2। एंड हाई कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में जो बच्चियों की तरफ से पक्ष पेश कर रहे थे कि धर्म को मान सकते, कर्नाटका जो राज्य है उन्होंने नियम गलत बनाए हैं या कुछ गलती हुई है, वहां पर हाई कोर्ट ने यही कहा है कि आप बार बार इसी बात पर क्यों बल दे रहे हो कि आर्टिकल 25 का पोर्शन नंबर 1 क्या कहता है? आप आर्टिकल 25 के पोर्शन नंबर 2 की बात क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आर्टिकल 25 का पोर्शन नंबर 2, अनुच्छेद 25 का पोर्शन नंबर 2 क्या कहता है कि सरकार के पास यह अधिकार है, सरकार के पास यह अधिकार है कि वो धर्म से रिलेटेड भी कोई कानून बना सकता है, और अगर बनाता है तो ऊपर वाली जो बातें हैं उसमें परेशान नहीं करेंगी, सरकार को अपना कानून बना दे देगी। अगर वह कानून किसी भी आर्थिकता से, राजनीति से, समाज से रिलेटेड है तो वो कानून बनेगा। अच्छा, जैसे चलो उदाहरण पहले बताता हूं, फिर आपको आर्टिकल की लैंग्वेज समझ में आएगी। क्या धर्म से रिलेटेड कानून बनाया जा सकता है? क्या ऊपर की बातें उसको परेशान नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे धर्म में आया हुआ चंदा, किसी भी धार्मिक स्थल पर आया हुआ चंदा, वो चंदा कहां जाएगा, किस रेवेन्यू में गिना जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, सरकार उस पर नियम बनाती है। कोई भी धार्मिक संस्था या धर्म उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सरकार के द्वारा यह नियम बनाया गया कि 2 से अधिक अगर बच्चे होते हैं तो वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। किस धर्म की क्या मान्यता है, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने नियम बनाया है, कोई संस्था या धर्म उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। आगे की बात ध्यान से देखना। नेक्स्ट, ये क्या कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी, नहीं रोकेगी, जो विधि धार्मिक आचरण के संबंध में किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप में कानून बना रहे हो उसमें निर्बंधित नहीं किया जा सकता, सरकार को रोका नहीं जा सकता। आई मीन सरकार कानून बना सकती है, अगर वो कानून सही है तो कोई भी धार्मिक रीति रिवाज संस्थान सरकार को कानून बनाने से नहीं रोके जा सकते, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया है। नेक्स्ट, फिर कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो सिख होते हैं वो तो पगड़ी पहन कर आते हैं, कृपाण पहन कर आते हैं, फिर उन्हें भी रोकना चाहिए। ना ना, ये संविधान में लिखा हुआ है, और जो संविधान में लिखा हुआ है सरकार को भी वही चीज फॉलो करना पड़ेगा, और जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है उन्हें भी वही फॉलो
फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में जो कानून व्यवस्था है वो है विधि का शासन। जैसा कानून कहेगा वैसे ही शासन चलेगा, शासन के अनुसार कानून नहीं चलेगा, कानून के अनुसार शासन चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को भी वही बात माननी पड़ेगी एंड सरकार को भी। क्या ये बात है? तो ये स्पष्टीकरण में देखो ये लिखा हुआ है, कृपाण धारण करना ये सिख धर्म का अधिकार होगा। नेक्स्ट, इसी के अंदर यह भी लिखा हुआ है, अगर आप इसको गौर से पढ़ोगे, कि हिंदू धर्म के जो धार्मिक स्थान है वो सभी के लिए खुले रहेंगे। और यहां पर बताया गया हिंदू धर्म किसे किसे माना जाएगा, तो सिख, जैन और बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के अंतर्गत ही गिना जाएगा। तो जब भी हिंदू धर्म गिना जाता है तो उसके अंदर बौद्ध, जैन, सिख को भी गिन लिया जाता है। तो हिंदू धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं ये सबके लिए खुले रहेंगे। हिंदू धर्म में क्या क्या होगा, सिखों के पास कृपाण पगड़ी के धारण करने का अधिकार होगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं कर सकता है, तथा सरकार भी ऐसा कानून बना सकती है। तो सरकार ने अगर कोई कानून बनाया है ड्रेसिंग कोड को लेकर तो सरकार इसमें गलत नहीं है, संविधान उसे यह परमिशन देता है। बच्चियां मानती हैं, बच्चियां भी गलत नहीं है। नेक्स्ट, जो प्रशासन कह रहा है पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, वो भी बात सही है। अब माननीय हाईकोर्ट कहेगा कि ये क्या चीज है, कर्नाटका हाईकोर्ट कहेगा, और अगर कर्नाटका हाईकोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट भी बताएगा। तो ये अपन ने समझा है मामला क्या चीज है। अब कोशिश ये करते हैं इस पर किया क्या जा सकता है, मैं मेरे अनुसार बताने की कोशिश करता हूं। यह किसी भी समुदाय या किसी का नहीं है, केवल मेरा पक्ष है जो किसी पर बाध्यकारी नहीं है। अगर सही लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मैं संविधान की सही प्रकार से व्याख्या कर पाया क्या, और नहीं तो मुझे क्षमा करना। इसका एक ही तरीका हो सकता है कि भारत में समान नागरिक संहिता जो नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद 44 में यह बात लिखी हुई है कि अगर सरकार चाहे तो सबको इक्वल मानते हुए कानून व्यवस्था बनाई जा सकती है। क्या शिक्षा विभाग में भी सबको समान माना जा सकता है, सबके लिए एक जैसी कानून व्यवस्था बनाई जा सकती है? यस, बनाई जा सकती है। क्या सरकार ने बनाई है? यस। एनसीईआरटी बुक्स, अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या आप सरकारी स्कूल हो तो सरकारी स्कूल में तो एक जैसी ही किताबें चलती हैं। इसके अलावा धीरे धीरे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहां पर भी एनसीईआरटी ही चलना शुरू हो गई है। और राज्यों की जो बुक्स होती हैं अब वो धीरे धीरे साइड होती जा रही है। एनसीईआरटी एक जैसी ही बुक पूरे भारत देश में लागू होती जा रही है। एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक आधार कार्ड, एक देश एक परिचय पत्र, ये सिविल कोड है, सबको एक जैसा मान लेना चाहिए। तो क्यों ना भारत देश में सबके लिए एक जैसा ड्रेसिंग सिविल कोड भी बना दिया जाए। जैसे सरकारी स्कूल के लिए ड्रेसिंग कोड है, अभी हाल फिलहाल में तो बदल गया है, अब तो उसका कलर भी मेरे को पता नहीं रहता कौन सा कलर है। जो हमारे जमाने में था नीला शर्ट खाकी पैंट, कोई अगर ऐसा स्टूडेंट या व्यक्ति देख रहा है जो मेरे समय पड़ा हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने वो ड्रेस पहनी है, ऐसा लगता था वर्दी की तरीके से। वैसा ही ड्रेसिंग कोड वापस बना देना चाहिए। वैसा का मतलब जैसा सरकार चाहिए लेकिन एक जैसा ड्रेसिंग कोड। अब पोजीशन देखो, प्राइवेट से बच्चा आ रहा है, प्राइवेट एक तो स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन की वैसी वो 3 ड्रेस पहन कर आओ, इस दिन ये वो टेंशन ही खत्म। फिर सब बच्चे एक जैसे दिखाई देंगे, ना कोई प्राइवेट है, ना कोई सरकारी है, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना उच्च जाति है, ना निम्न जाति है, सब बच्चे एक जैसे दिखाई देंगे। सब एक दूसरे को एक जैसी भावनाओं से देखेंगे। जब 10 दिन बाद में दोस्ती हो जाती है, फिर क्या तो हिंदू, क्या मुसलमान, क्या उच्च जाति, क्या निम्न जाति, बच्चों का मन इतनी प्यारी तरीके से मिल चुका होता है कि वो एक दूसरे के साथ हमेशा एक भाईचारे के साथ रहते हैं, सहिष्णुता के साथ रहते हैं। अच्छा, कैसे रहते हैं? चलो मैं बताता हूं कैसे रहते हैं। पहले वो बता देता हूं, अनुच्छेद 44 क्या यही बात कहता है क्या जो मैं कहना चाहता हूं? ये रहा दोस्तों अनुच्छेद 44, और अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करे, कोशिश करे। और अभी हाल फिलहाल में धीरे धीरे भारत देश प्रयास भी कर रहा है कि एक जैसी कानून व्यवस्था ही संपूर्ण देश पर लागू कर देनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा है, अगर आपको संविधान की मेरी व्याख्या सही लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मैंने कहा सब एक जैसे दिखाई दे, ये देखो दोस्तों, ये रहे एक जैसे। अब बताओ, इसमें ढूंढ कर बता दो, मैं मान जाऊं कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन उच्च वर्ग, कौन निम्न वर्ग, इसमें ढूंढ कर बता दो, इसमें ढूंढ कर बता दो। बच्चा बच्चा है, इसमें क्या हिंदू मुसलमान करना है? बेचारों को भेदभाव क्यों सिखाना है? इनके मन में अभी से क्यों लाना है? भारत देश को क्यों तोड़ना है? भारत ऐसा होगा, क्लियर, ऐसा होगा। इसमें कौन बता सकता है कौन क्या है? यहां केवल एक चीज दिखाई दे रही है, भारत, इंसानियत।
ये भारत है, ये भारत है जिसके दम पर अपन है, और भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। और बस मैं तो आपसे इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि दुआ करो भारत फिर महान बन जाए, दुआ करो भारत फिर महान बन जाए, और प्रत्येक हिंदू विवेकानंद और मुसलमान कलाम बन जाए। यह है भारत। और बताता हूं क्या है भारत, यह है भारत। ऐसी सहिष्णुता है अपने भारत देश में, ऐसे एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहते हैं। किसी को दर्द हो दूसरा व्यक्ति आ जाए, किसी को जरूरत पड़े दूसरा व्यक्ति आ जाए, सब मिलकर रहेंगे। भारत देश अपने आप ही अखंड होता चला जाएगा। इतनी यूथ अपने पास है, इतनी पॉपुलेशन अपने पास है कि अगर सही एनर्जी की तरफ चलें तो वापस विश्व गुरु बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यूएनओ की विटो पावर, विश्व में एक छत्र राज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर? ये कहते हैं मुझे वजह है ना दो हिंदू या मुसलमान बनने की। दोस्तों मुझे वजह है ना दो हिंदू या मुसलमान बनने की, बस शिक्षा चाहिए तो इंसान बनने की। अगर इंसान बनने की शिक्षा दे दी गई, भारत का क्या फ्यूचर होगा मुझे जरूर बताना दोस्तों। और इसी के साथ साथ आज का वीडियो भी समाप्त करते हैं। हाँ, लगे हाथ मेरे प्रिय मित्र हैं, उनके बारे में बता देता हूं। उनका नाम है विकास चौधरी। विकास जी उनका नाम है, और इन्हें स्टूडेंट बहुत प्यारे नाम से जानते हैं, लाडले सर। क्लास में जब जाते हैं तब बच्चे ऐसे कहते हैं लाडले सर आ गए, लाडले सर आ गए। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और अपना ही ऐप बनाया है जिसका नाम है सिलेक्शन फैक्ट्री। दोस्तों सिलेक्शन फैक्ट्री। और जितनी भी अपनी ऑल इंडिया लेवल पर जो भी एग्जाम होती है, चाहे एसएससी हो, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई राज्य सरकार की है, जो भी होती है, जहां पर भी रीजनिंग सब्जेक्ट आता है, रीजनिंग सब्जेक्ट आता है, उस रीजनिंग सब्जेक्ट के प्रॉपर सभी प्रकार से वीडियो इन्होंने अपने ऐप पर डाल दिए हैं। और वो भी बिल्कुल शायद जहां तक मुझे पता है 100 या 200 रुपए के समथिंग डाले हुए हैं। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर इनके वीडियो देखना चाहता है, रोज ये क्लास लेते हैं 8 बजे के समथिंग, तो देख सकता है। इनकी यूट्यूब लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यानी मेरे वीडियो के नीचे इनके ऐप की और इनके टेलीग्राम सबकी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। आप इनसे बात भी कर सकते हो, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो ऐप लेकर, और 200-300 रुपए में अपना सिलेक्शन भी ले सकते हो। आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।